डेजर्ट स्टोरीज के तमाम दर्शकों को, नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें मैं उनका इंट्रोडक्शन तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले आसिम नकवी साहब हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुधीर साहब इकोनॉमिस्ट हैं। और रजा अंसारी साहब, फायक रजा अंसारी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से ये हमारे साथ हैं और अभी यहाँ पर हैं। और प्रदीप कपूर साहब ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, और ये काफ़ी 40 साल से ये इस जर्नलिज्म में और डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसके अंदर पाइनियर हार्ड न्यूज़ मैगजीन है और अभी इंडियन प्रेस एजेंसी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को शुरू से कवर किया था, और इन्होंने प्रदीप भाई ने लखनऊ कॉफी हाउस पर भी बुक लिखी है। और अभी नए मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तुफैल अहमद साहब हैं, जो ग्लोबल चेयरमैन हैं पीएलजी के और इंडियन सोशल क्लब उर्दू विंग के कन्वीनर हैं, और ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों का इस मंच पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और शुरुआत जो है मैं सबसे पहले सुधीर साहब से के पास जाऊंगा। सुधीर साहब, जो आज के वोट पड़ रहे हैं, या क्या सोच के जनता ने वोट डाला है? वोट किधर किस सोच में डाले हैं? क्या ये किसान एजिटेशन को सोच के डाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को, सुरक्षा को, विकास को, या जो जातिवाद पे डाले हैं, या धर्म के आधार पे डाले हैं? क्या देख रहे हैं इसमें आप? 55 सीटें हैं 9 जिलों की, क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार गौहर भाई और सभी मेरे मित्र और जो सब लोग हमें ये देख रहे हैं। आज का दिन, एक सबसे पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। द पीपल हु आर नॉट मैरिड, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड हु आर मैरिड for bearing the Valentine Day. So Valentine Days के बाद हम मूव करते हैं। आज का इलेक्शन उत्तराखंड में भी हो रहा है, आज का इलेक्शन और जम्मू भी हो रहा है, और आज का इलेक्शन गोवा में भी है। हाँ, यूपी से गोवा में भी है, आज की डेट में पंजाब में भी है, और आज की डेट में फेज 2 का जो हमारा, जैसे आप गौर भाई ने बताया कि 55 सीटें थी, 55 सीटों पे हम आज जंग हैगी। वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होगा किसका? कल 11 तारीख को आज पता लगेगा हु लव्स हूम। हिस्ट्री में ये 38 सीट्स इसके बीजेपी के पास थी। ये वो जमाना था जब मुस्लिम वोट कटा था, ये वो जमाना था जब मोदी जी की लहर थी। आपका विकास, सबका साथ, सबका विकास मेरे ख्याल से अब की दफा चला नहीं। अब की दफा जो मुद्दा है वो है किसान, अब की दफा मुद्दा है वो है महंगाई, अब की दफा मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और अब की दफा जो मुद्दा है, जो जनता इस टाइम वोट कर रही है, वो कह रही है हमें ये पार्टीशन वाली पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। जितने भी लोगों से, करीबन मेरी 3-4 दिनों में करीबन 1,500 या 2,000 लोगों से बात हुई, उन सबका जो मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये गंगा जमुना तहजीब और ये जो बंटवारा और ये जो सब चीजें चल रही हैं उसके अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इस समय वो कह रहे हैं आप अपना काम पे वोट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पे वोट दीजिए। तो जो 38 सीट्स बीजेपी के थी वो मेरे ख्याल से गिर के काफी हद तक नीचे जाएंगी। अब ये जो वोट नीचे जाएंगी, क्या वो वोट बंटने से इनडायरेक्टली बीजेपी को भी फायदा हो जाएगा? क्योंकि हिजाब वाली चीज आ गई है जिसमें ओवैसी साहब आ गए हैं, उधर मायावती भी है जो थोड़े वोट काटेंगी। अगर ये सारे संघ जुड़े हुए होते तो आरएलडी समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा फायदा होता। तो यकीनन मिस्टर ओवैसी थोड़े से वोट काटेंगे, थोड़े से वोट हमारी मायावती जी भी काटेंगी, और बीजेपी को काफी नुकसान होगा। ये बीजेपी का वोटर ड्रेन आउट होगा। तो 38 वोट में से परसेंट में से कितना कटेगा ये कहना वाजिब इस समय नहीं है।
मगर जो 90-10 की जो लहर चली थी प्रो मोदी, वो इस समय 67 इज फॉर समाजवादी पार्टी और 70% इज फॉर समाजवादी पार्टी एंड 30% फॉर अदर्स। द मेन इश्यूज आर बटाव जो बीजेपी ने बात चलाई थी, जो रिलीजन पे उन्होंने बात चलाई थी, जो मुस्लिम जाट की यूनियन एक साथ हो गई है, ओबीसी एक साथ आ गए हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है, और पीपल आउट हियर इन मुरादाबाद एंड बरेली हैव नॉट फॉरगेटन लाशें जो गंगा में बही हैं फेज 2 में, अनएम्प्लॉयमेंट जो रही है, जो पलायन हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। मैं आसिम नकवी साहब के पास जाऊंगा। आसिम नकवी साहब, क्या देख रहे हैं, क्या ये इसमें ये कोई जाट लैंड भी है? ये काफी हद तक इस बिजनौर है, जैसे अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल है, इसमें जाट भी हैं, और इसमें क्या किसान मुद्दा चलेगा? क्योंकि इसमें गुजर भी हैं इस एरिया में कुछ, या किस उस पे लोगों ने वोट डाला होगा इस वक्त, क्या सोच के वोट डाला होगा? मैं शुरू करता हूँ, प्रदीप साहब की बात से शुरू करता हूँ। प्रदीप साहब ने बड़ी उम्दा बात कही कि भाई ये जो इलाका है पूरा मुस्लिम वाला मुद्दा तो है ही है, और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये थी देखने वाली है कि ये जो इलाका पूरा है बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हमारे यहाँ जितनी भी डिवीजन प्रोमिनेंटली हुई है वो इसी क्षेत्र में हुई सबसे ज़्यादा। और बड़े मज़े की बात यह है कि भाई इतनी डिवीजन होने के बावजूद भी, अगर मैं देवबंद का एक मिसाल लेता हूँ, तो देवबंद में वहाँ भी जबकि हमारे 71% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ से भी जो कैंडिडेट जीत के आया वो एक नॉन मुस्लिम जीत के आया। वहाँ पर लास्ट टाइम जब वोट हुआ था तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता था, बसपा और सपा दूसरे नंबर पे आई थी वहाँ भी। तो अल्टीमेटली मायावती जो हैं, इट इज़ अ वेरी क्लियर कट नाउ आई वुड से पोलराइजेशन। बीजेपी बसपा एक तरफ है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये एक तरफ हैं। अब कुल मिला के पिछली बार अगर देखें तो इस इलाके में जो वोट हुआ वो करीब पिछली बार 15 में से 10 मुस्लिम लोग जीत के आए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में। इस बार मैं समझता हूँ कि शायद उससे और अच्छा होगा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए। बाय ऑल मीन्स दे विल डेफिनेटली, लेकिन बहन मायावती प्री और पोस्ट दोनों में शी विल बी प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको हम नकार नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वो तो खैर बीजेपी की टीम तो है ही इस वक्त वो, लेकिन अगर उनके पास कुछ सीटें आ जाती हैं, अच्छी सीटें आ जाती हैं, मतलब जो कि शायद सरकार बनाने में थोड़ी बहुत इधर उधर कर दें, तो वो बहन मायावती पक्का एक, वो जिसे कहते हैं ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी, शी विल बी प्लेइंग दैट वेरी वाइल्ड कार्ड। और रही बात के यस 2017 और 19 में एक चीज थी कि 17 में हमारी योगी जी की सरकार बनी और 19 में हमारे लोकसभा के इलेक्शन बने हमारे। तो उस वक्त क्या था कि हमने बीजेपी ने 25 साल से जो एक राजनीतिक और धार्मिक और राजनीतिक मिला के राम मंदिर की जजमेंट हमारे यहाँ नवंबर 2019 में आ गई, तो तब तक वो जो धर्म की राजनीति थी वो बहुत ऊपर जा रही थी, बिल्कुल इट वाज ऑन इट्स पीक। लेकिन उसके बाद कोविड ने आके खेल बिगाड़ा, बिल्कुल बिगाड़ दिया, जैसा कि सुधीर साहब ने भी कहा। और दूसरा ये किसान आंदोलन आया, और ये तो मतलब इसने तो मतलब कहते हैं कि लिटरली सुराख कर दिया नाव में। और अगर वैसे देखा जाए तो और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि देवबंद की, सहारनपुर की, और ये हमारी रामपुर की। अब रामपुर का जो चुनाव हो रहा है, हालांकि आजम खान साहब जीतते रहे हैं वहाँ से बराबर, इस बार वो जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साहबजादे जो हैं अब्दुल्ला आजम वो और नवाब फैमिली, दे आर एट दी लॉगरहेड विद ईच अदर। स्वार की सीट से दोनों लड़ रहे हैं, एक बीजेपी के साथ में है और एक आजम खान के साहबजादे हैं। तो मुझे लगता है कि भी वहाँ भी मामला बहुत ही कांटे का होगा, और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ ही है रिपल इफेक्ट जो हम सब बात कर रहे हैं, जिसपे सब लोगों की राय है कि कम्युनल वोट बहुत कम होगा, क्योंकि लोगों का नशा उतर चुका है। एक पीक थी 2019 तक, उसके बाद लोग मांगते हैं काम का हिसाब, काम आपने नहीं किए हैं। सो पीपल दे आर डेफिनेटली अगेंस्ट इट, और मैं समझता हूँ कि वो वोट देंगे तो वो किसानों के मुद्दे पे वोट देंगे, और वो वोट देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट पे देंगे। और ख़ास करके हमारा ये इलाका जो है सहारनपुर से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे गन्ना बेल्ट बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके शामली की बात करें
तो वहाँ पर किसान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं तुफैल अहमद साहब के पास जाऊंगा। तुफैल अहमद साहब, अपना अनम्यूट करिए, इसको अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए। आप बताइए, जो ये वोट पड़ा है आज, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये आज आप वेस्टर्न यूपी भी समझ लीजिए, वेस्टर्न मुरादाबाद और बरेली और जहां जहां पर भी है ये, और यहाँ पर क्या पोजीशन है अपना, आप क्या देख रहे हैं? जी डॉक्टर गौहर साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं जो ये देख रहा हूँ वो ये कि जिन चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, ये ना सिर्फ इस चुनाव के लिए अहम है, बल्कि मैं इन चुनावों में 2024 की भी झलक देखता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी का चुनाव लोकसभा की झलक भी दिखाता है, और जिस तरफ यूपी आता है आमतौर पे देश उसी तरफ जाता है। प्राइम मिनिस्टर यहीं से जाएगा। जी जी जी, और ज्यादातर वहीं से आए हैं। अभी जिन 9 जिलों में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 55 में से 38 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मुकाबला काफी कांटेदार रहेगा। इसमें इन क्षेत्रों में वैसे तो अल्पसंख्यकों की वोटों की बहुमत है बहुत सारी सीटों पे, मगर देखें आपके भाजपा को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों ने भारी संख्या में अल्पसंख्यकों को भी मैदान में उतारा। तो अब अगर यह वोट बढ़ता है तो भाजपा को फायदा होगा, और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जो AIIM है उसके जो 19 उम्मीदवार मैदान में हैं वो कितने वोट लाते हैं। हालांकि यह क्षेत्र गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल कहा जाता है, और पिछले इलेक्शन में अगर आप देखें तो इन विधानसभा क्षेत्रों में AIIM के जो 12 उम्मीदवार थे उनमें से 8 तो ऐसे थे जिन्हें 5000 से भी कम वोट, जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ के वोटर धर्म के नाम पे वोट नहीं देते बल्कि मुद्दों के नाम पे वोट देते हैं। अब मुद्दों को अगर देखें तो यहाँ पे एक फैक्टर, जो बड़ा फैक्टर अभी पिछले दिनों उभर कर आया है, वह है किसानों का मुद्दा, और इस क्षेत्र में काफी किसान हैं, तो यह एक फैक्टर काफी डिसिसिव रोल अदा कर सकता है इन चुनावों में। चुनाव बहुत ही कांटेदार रहेगा और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फाइक रजा साहब के आने से पहले कुछ बताऊं, मैं अभी कुछ देर पहले वहाँ अमर उजाला वगैरह के रिपोर्टर्स से बात कर रहा था, तो वो कहने लगे जब हम पूछने गए, जैसे रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, जो इस सहारनपुर का एरिया है, तो बोले लोगों से पूछा तो 2 तरीके की बात बता रहे थे। वो कैंडिडेट का नाम नहीं बताते थे, वो कह रहे थे तो मोदी को वोट दे रहे हैं या अखिलेश को और वो अपना RLD को, उसको उनके लीडर्स के नाम बताते थे कि हाँ भाई किसको वोट दे रहे हैं। बोले वो किसी को भी खड़ा कर दे, हम तो जो है अखिलेश के साथ हैं। अब उसमें वो बता रहे थे कुछ जगह जो है वो मायावती का भी अच्छा वो है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ही वो बेल्ट है, यही वो जगह है जहां पर शेड्यूल कास्ट भी काफी है। अगर शेड्यूल कास्ट और दूसरे बैकवर्ड क्लास और पंडित और मुस्लिम मिल जाएंगे तो उनकी सीट निकल सकती है, वो ये भी बता रहा है। तो मैं अब फाइक रजा साहब के पास जाऊंगा। फाइक रजा साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वोटिंग में आज की? और भाई, जो आपने अभी बताया ये तो यूपी की पुरानी पॉलिटिक्स है कि उसमें हमेशा पार्टी को नहीं तो आदमी को देख करके वोट होता है। मतलब आदमी जो लीडर होता है, श्रीमती गांधी को वोट होता था, चरण सिंह को वोट होने लगा, वहां पे कैंडिडेट नहीं देखते हैं। ये तो पुरानी वहां की तरीका है। दूसरे एक चीज हम सब जो है वो शायद उससे बेखबर बैठे हैं या ज्यादा इत्तला नहीं है कि जो ये इलाका जिस पे इलेक्शन आज हो रहा है ये है तो मायावती का इलाका, लेकिन ये कि इसमें मायावती के कैंडिडेट्स कौन है
ज्यादातर लोगों को, या हम लोग जो दूर बैठे हुए हैं उनको इतनी इत्तला नहीं है। ज्यादा कैंडिडेट्स जो पता लगते हैं हम लोगों को वो बीजेपी, अखिलेश और कांग्रेस के पता लगते हैं। तीसरी चीज जो है वो जो यहाँ का समीकरण है, जो बता रहे हैं कि ओबीसी हैं, ओबीएस हैं, मुसलमान भी हैं, जाट भी हैं, लेकिन ये इलाका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है समाजवादी का। तो समाजवादी को पिछली बार तो यहाँ कोई ज्यादा वो नहीं मिली थी, 38 सीट्स बीजेपी ने ले ली थी। अच्छा, बीजेपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो 80-20 की बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे जो आ रही है वो, जैसे सुधीर भाई ने बताई कि भैया उनके पास जो वोट है वो कट रहा है, जो बीजेपी का वोट है वो कट रहा है। और जहां तक मौलाना हैदराबादी का ताल्लुक है तो वो वोट किसका काटते हैं? वो बीजेपी का तो नहीं काटते ना वोट, वो तो वोट वही काटते हैं जो बीजेपी को नहीं जाना है। तो इसलिए मौलाना को अगर 5,000 वोट भी मिल रहे हैं, 5,000 7,000 वोट भी मिल रहे हैं, तो ये वो वोट है कि जो एंटी बीजेपी जो भी महाज है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अखिलेश और आरएलडी, उनको मिलता। तो मौलाना नुकसान तो पहुंचा रहे हैं और अपना काम सही कर रहे हैं। दूसरी जो मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीटों के बारे में तो नहीं कह सकते कि कितनी आएंगी सीटें उनकी, लेकिन ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, अभी प्रदीप भाई साहब शायद बताएंगे, वो अभी और जमीन से ताल्लुक रखते हैं। ये बुंदेलखंड का नहीं है साहब इलाका, ये क्यों? ये जो उनका है ओडिशा, इनका क्या नाम है? नहीं, बुंदेलखंड में तो बाद में होगा, बुंदेलखंड में बाद में होगा। अच्छा, जो भी ये बिजनौर के आसपास इलाका है, ये मतलब बेचारा हमेशा पीछे रह जाता है। हम लोग वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, तो यहाँ के ऊपर नुकसान तो बीजेपी को होने वाला है। लेकिन जो पहली मरतबा हमने कहा था वही अब कह रहे हैं कि जो नुकसान वेस्टर्न यूपी में हो गया या यहाँ पे हो गया, सो कॉल्ड वेस्टर्न यूपी है, इसको भरेगी कहाँ से बीजेपी जो है। और चलते चलते एक वाकया याद आया, वो थोड़ा सा टाइम आप हमें दे दें कि जब 77 में श्रीमती गांधी हारी हैं तो उसके बाद मुरारजी जो थे उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर इलेक्शन हो गए, फिर 1.5 साल में मुरारजी भी हार गए, तो फिर इलेक्शन हो गए, फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई उन्होंने फिर इलेक्शन करा दिए असेंबली के। तो इलेक्शन बहुत से हो रहे थे। तो लखनऊ के एक मज़ाहिया शायर थे आफ्ताब साहब, बेचारे इंतकाल कर गए, बड़ी अच्छी शायरी करते थे। तो उन्हीं ने एक गजल कही थी, उसके कुछ शेर हमको याद है। इसमें उन्हीं ने कहा था कि मतलब इलेक्शन आया है तो नेता आपके घर आते हैं, उनकी रैलियां भी होती हैं, रैलियों में कचौड़ियां पूरियां भी होती हैं। अरे वो क्या करे जिसने दोनों तरफ का खाया हो, नमक हलाल की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो लोग बेचारे इस उसमें रहे हैं, उनके बारे में भी जरा सोचिए कि वहां पे मायावती का गढ़ है, उसमें जो बेचारे कुछ लोग तो होंगे जो कमिटेड होंगे, नमक हलाल होंगे ना। अखिलेश इसे स्ट्रांग पढ़ रहे हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि साहब यू कैन नॉट काउंट मायावती आउट, वो कुछ 20 सीटें लेकर भी हुकूमत बना लेंगी, इसलिए कि उनको सपोर्ट मिलेगी तो और मदद कर सकती हैं वो, जैसा प्रदीप भाई साहब कह चुके हैं कि सब बहुजन समाज के फेवर में सब कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ये इलेक्शन मुझको लखनऊ मतलब वेस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नुकसान यहाँ बीजेपी का होगा, लेकिन फायदा किसका हो रहा है ये जरा सा मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा किसका होगा। चले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सीनियर प्रदीप कपूर साहब के पास जाऊंगा। प्रदीप भाई वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। अब मैं प्रदीप भाई, आप हम सबसे सीनियर हैं और आपके सामने उत्तराखंड और ये यूपी का ये इलाका बिल्कुल आईने की तरह है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। क्या देख रहे हैं इसके अंदर, क्या मुद्दों पे वोटिंग हुई है, क्या किस? देखिए, आज जिन 55 सीटों पे वोटिंग हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक भारत समाचार यहाँ का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है उसके डिबेट में गया हुआ था, वहां बैठा था स्टूडियो में, तो वहां बैठ के मैं देख रहा था कि लोगों में बड़ा उत्साह इस बार वोट करने में। कोरोना और तमाम मुश्किलात के बावजूद भी लोग निकल के आए हैं, इतना इंतजाम वोट देने में है। और जाहिर बात है कि ये इंतजाम जो है वो कोई मन सोच के मन जो होता है कि किसकी सरकार लानी है और किसको हटाना है। तो ये तय है कि ये जो पिछली बार 38 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार तो नहीं मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी की सपोर्ट में मौलाना जो एमआईएम के जो ओवैसी साहब हैं वो भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और बहन मायावती भी जो है वो जिनको बी टीम कहा जाता है वो भी लगी हैं, क्योंकि जो मायावती ने टिकट दिए हैं वो उन लोगों को टिकट दिए हैं जिनको किसी और पार्टी में टिकट नहीं मिले। क्योंकि हम लोगों ने यही देखा कि जो और पार्टियों में ट्राई कर रहे थे, अगर उनको नहीं मिला तो वो मायावती जी के यहाँ से जो भी क्राइटेरिया उससे टिकट उन्होंने ले लिए और टिकट लेके वो खड़े हुए हैं। तो कोई बहुत ज्यादा नोन है और प्रतिष्ठित या इस तरह के कैंडिडेट्स नहीं है उनके,
कि जो पहले हुआ करते थे। तो इस बार मायावती के साथ दिक्कत यह है कैंडिडेट्स की, और ये परसेप्शन बन चुका है कि ये बीजेपी की टीम है और बीजेपी की मदद करेंगी, तो एक लोगों को वोट देने में भी एक वो बन जाता है। अब आज हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि मौलाना ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट बार बार दिखाया जा रहा है वोट पोलराइज करने के लिए, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से अपील करता हूं कि वो हिजाब पहन के जाएं और वो बुर्का पहन के जाएं। इस बात की अपील वो करते हुए बार बार कहे जा रहे हैं, और ये चैनल्स दिखाए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि जो घर में बैठे हैं जिनको वोट देने जाना है, तो वो इस अपील को देख के वो एक पोलराइज करने के लिए निकल पड़े। तो ये एक मकसद होता है बार बार इस तरह की अपील को दिखाना, और ओवैसी साहब का इस तरह का स्टेटमेंट देना भी जो है वो पोलराइज करने के लिए ही है। तो मदद करने के लिए बहन मायावती भी हैं, मदद करने के लिए ओवैसी साहब भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग मन बना चुके हैं, जैसा कि पहले भी कहा गया अभी, कि लोग बंटना नहीं चाहते हैं। लोग मुझे लग रहा है कि ये एक बाइपोलर इलेक्शन है कि एक तरफ बीजेपी और उनके अपने समर्थक दल हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश और उनके समर्थक दल, साथ में अपना अजीत सिंह की पार्टी है। और रही बात कैंडिडेट्स की, तो ये लोग जानते हैं कि भाई जो बीजेपी का है तो हमें मोदी जी को वोट देना है। अभी मैं कुछ और भी वीडियोस देख रहा था, तो जैसे महिलाएं लोगों से बात की जा रही थी वोट देने के बाद कि भाई आप किसको दिया या किसको दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानती, वो कहती है हमने मोदी को दिया या मोदी को देने जा रहे हैं। तो वोट जो है वो मोदी के नाम पे पड़ रहा है या अखिलेश के नाम पे पड़ रहा है। तो जाहिर बात है कि वोट इस बार जो इश्यूज हैं वो फार्मर्स का इशू बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर जाट की भी और गुर्जर समाज की भी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। तो फार्मर्स इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और तमाम दिक्कतें जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की हैं वो तमाम इश्यूज हैं। और मुझे लगता है कि इन पे अगर वोट पड़ेगा तो बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, और अखिलेश और उनके गठबंधन को इससे फायदा मिलेगा। मायावती जी के बारे में जितनी भी उनकी सीटें मिलेंगी, वो बीजेपी ये सोच रही है कि पोस्टपोल सिनेरियो में अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो बीएसपी से हमको मदद मिल जाएगी। तो वो उनके बारे में जनरल परसेप्शन ये बन चुका है। तो जो भी कुछ आज माहौल देखने को मिला, जो समझ में आया, वो यही है एक बात कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और उसका फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है। प्रदीप भाई, ये जो किसान के ग्रुप्स हैं, किसानों के, वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहे हैं, वो जगह जगह जाके कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि भाई नाम नहीं ले रहा किसी का, वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो बीजेपी को हराइए। तो क्या इससे असर पड़ेगा? नहीं, बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। और देखिए अभी टिकैत साहब ने भी जो है वो कुछ इस तरह का कहा था कि पलायन का इशू और इस तरह के जो समाज को जो डिवाइड करने वाले इश्यूज हैं वो क्यों उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है टिकैत भी बोले हैं। तो इस तरह का माहौल जो किसान के ग्रुप जा रहे हैं, तो उसका असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन और किसान लोग हैं पूरे पूरे इस बेल्ट में, तो उसका असर पड़ेगा। अच्छा प्रदीप भाई, इसमें उत्तराखंड की तो देखिए, उत्तराखंड में तो जो मैं पहले भी कह उत्तराखंड चुका हूँ कि इस बार जो है वो एडवांटेज कांग्रेस ही नजर आ रहा है। जैसे लॉन टेनिस में खेलते हैं ना कि लफ्ज होता है एडवांटेज, तो एडवांटेज कांग्रेस ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से शफिल किए हैं वहां के चीफ मिनिस्टर और जिस तरह से गवर्नेंस उनकी अफेक्ट हुई है, वो भले ही अमित शाह साहब जो है वहां जाके कहें रावत साहब के खिलाफ, तो रावत साहब ने जो है बहुत संयमित भाषा में जवाब दिया, लेकिन वो लग इस बात का रहा है कि पैनिक है, परेशानी है बीजेपी में। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब। सुधीर साहब जरा जल्दी से अनम्यूट करें और मुझे एक फाइनल कमेंट्स करें, बताएं कि इस वक्त अंदाजन क्या लग रहा है आपको, किसकी तरफ ज्यादा वोटिंग हुई है इस वक्त? तो बेसिकली जो जब 90-10 की लहर थी तब बीजेपी को 38 और समाजवादी पार्टी को 15 मिला था, और जब अब ये लहर बदली है तो मेरे ख्याल से अगर इन 55 सीटों में लिया जाए तो बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं है। जो बेनिफिट मिलेगा वो समाजवादी पार्टी और जैसे कि हमारे प्रदीप भाई ने कहा कांग्रेस को भी बेनिफिट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ भी एज गया है। मगर अगर फेयर सब चीजें रहती है तो बहुत खींचा भी बीजेपी ने, तो 20 से ज्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी तो ऊंट किस करवट बैठता है वो तो आखिरी सेकंड पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब,
रामपुर को क्या देख रहे हैं? रामपुर के लिए खाली, क्योंकि आपका रामपुर रामपुर से भी, तो इट विल बी एसपी फॉर श्योर, दिस विल बी एसपी। और सवार में स्वार में भी मेरे ख्याल से लोगों की सिंपैथी वेव है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आजम खान साहब जेल में थे तो उसके बाद जितनी अफवाहें हुई तो कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण तो लोगों को लग रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भी जो वोट जो है वो भी एसपी के पक्ष में जाएगा और हैदर अली खान साहब के पक्ष में नहीं जाएगा। फाइक भाई क्या देख रहे हैं आप? जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं, तो हैदर अली खान साहब पार्टी बदलने के बड़े उस्ताद हैं, इसलिए ये चीज तो शायद नेगेटिव होएगी उनके लिए। दूसरे एक चीज मैं ये उत्तराखंड के लिए बताना चाहता हूँ, उसके भी सर्वे वो सब हम देख रहे थे, तो जी टीवी का जो सर्वे है उसमें उन्होंने 34% वोट जो है वो दिया है कि कांग्रेस को मिलेगा, और बीजेपी की जो है वो चैनल है तो वो कह रहा है कि इनको कम मिलेगा, इनको 32% मिलेगा। तो खुद मतलब बीजेपी इसका वाले जो मतलब है एक्सेप्ट, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ जहाँ तक जी जी उत्तराखंड की बात है। लेकिन यहाँ का जो है, जो हमारा इलाका है जहाँ पे इलेक्शन आज हो रहा है, वो तो जाहिर है ये जो महारथी हैं हम लोगों के पास, सुधीर भाई हैं या आसिफ भाई हैं या प्रदीप भाई हैं, ये लोग नंबर दें, हम लोग नंबर वाले लोग थोड़ी हैं, हम लोग तो हवा में बताते हैं। तुफैल साहब क्या देख रहे हैं? तुफैल साहब अनम्यूट करिए। जी क्या अंदाजा लग रहा है आपको, ये हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट है या सुरक्षा पे है, किस चीज पे है, विकास पे है, किस चीज पे वोट है? बहुत जल्दी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आज जो स्थिति है, खास तौर से जो पैनाडेमिक के बाद और जो लॉकडाउन्स लगे उनके बाद जो लोगों के रोजगार गए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस फैक्टर हो सकता है लोगों की के माइंड को तय करने में कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदीप भाई आखिरी कमेंट्स आपका। ये आखिरी क्या कमेंट इन मेरा यही है कि जो आज इलेक्शन हुआ है उसमें एडवांटेज जो है वो अखिलेश यादव और उनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इशू जो है वो किसान, अनएम्प्लॉयमेंट और आम आदमी की जिंदगी में जो तमाम मुश्किलात हैं कोरोना की वजह से, वो जो इश्यूज हैं वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। मैं चैनल की तरफ से और अपने नाजरीन और दर्शकों की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि अगले एपिसोड में भी आप हमें वक्त देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।